हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल टेक सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, आज के सेशन में डिस्कशन करेंगे इनकम टैक्स का कैपिटल गेन का सेक्शन। जो कैपिटल गेन का सेक्शन है सेक्शन 54 एंड 54A, जो बात करता है एग्जेम्पशन देने की। अगर कोई रेजिडेंशियल हाउस बेचता है और वो रेजिडेंशियल हाउस बेचने के बाद जो कैपिटल गेन होता है, उस कैपिटल गेन अमाउंट को एग्जम्पशन लेने के लिए अगर वो उस उतने अमाउंट का कोई दूसरा रेजिडेंशियल हाउस परचेज कर लेता है तो एग्जम्पशन मिल जाता है अंडर सेक्शन 54। तो चलिए आज यही डिस्कशन करेंगे कि क्या क्या एग्जम्पशन मिलता है और कितना लिमिट है एग्जम्पशन लेने के लिए। तो कुछ चेंजेस किए गए हैं बजट 2023 में कि आप 10 करोड़ से ज़्यादा एग्जम्पशन नहीं ले सकते। अगर आपका कैपिटल गेन 10 करोड़ से ज़्यादा का है तो एग्जम्पशन आपको 10 करोड़ तक ही मिलेगा। अगर आप 10 करोड़ से ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं कैपिटल गेन लेने के लिए, कैपिटल गेन का छूट लेने के लिए, तो आपको एग्जम्पशन 10 करोड़ तक ही मिलेगा। तो ये इन्होंने चेंजेस किया है कि एग्जम्पशन लिमिट आप 10 करोड़ तक ही ले पाएंगे। तो क्या बोला इन्होंने, डिडक्शन फ्रॉम कैपिटल गेन ऑन इन्वेस्टमेंट इन रेजिडेंशियल हाउस अंडर सेक्शन 54 and 54F to be capped at rupees 10 crore for better targeting for the tax concession and exemption। कि आप जो है 10 करोड़ से ज़्यादा एग्जाम्पशन नहीं ले पाएंगे। अगर इन्वेस्टमेंट आप 10 करोड़ से ज़्यादा करते हैं तो आपको एग्जाम्पशन जो है 10 करोड़ तक ही मिलेगा। तो ये इन्होंने बदलाव किया है सेक्शन 54 एंड 54F में। तो चलिए देखते हैं सेक्शन 54 क्या बोलता है। सेक्शन 54 बोलता है, subject to the provision of subsection 2 wherein the case of an SAC being a individual or HUF। पहली चीज़ तो ये देखना है आपको कि सेक्शन 54 और 54F के लिए एग्जाम्पशन लेने के लिए जो लाइबल होंगे वो होंगे इंडिविजुअल और HUF। इंडिविजुअल और HUF के अलावा तीसरा कोई इस एग्जाम्पशन का बेनिफिट नहीं ले सकता। The capital gain arise from the transfer of long-term capital assets being a building or land apartment thereto and being a residential house in the income of which chargeable under the head income from house property thereafter in this section referred to as original assets. The SSC has within a period of 1 year from or 2 year after the date on which the transfer of took place purchase or has within a period of 3 years after that the date constructed one residential house in India। तो कहने का मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति है जो रेजिडेंशियल हाउस सेल आउट करता है, रेजिडेंशियल घर बेचता है, और रेजिडेंशियल घर बेचने के बाद जो उसको कैपिटल गेन होता है, लेकिन कैपिटल गेन का एग्जम्पशन लेने के लिए जिस दिन वो घर ट्रांसफ़र किया, जिस दिन वो घर बेचा, कैपिटल एसेट्स बेचा, उसके 1 साल पहले तक या तो वो दूसरा घर परचेज कर ले, 1 साल पहले तक या तो दूसरा घर परचेज कर ले, या जिस दिन उसने रेजिडेंशियल हाउस बेचा उसके 2 साल बाद तक वो दूसरा घर परचेज कर ले, या 3 साल के अंदर जिस दिन ट्रांसफ़र किया एसेट्स उसके 3 साल बाद, 3 साल तक, मतलब कि जिस दिन एसेट्स ट्रांसफ़र किया उससे 3 साल तक या दूसरा घर वो कंस्ट्रक्ट करा ले, नया घर बनवा ले। मतलब कोई रिनोवेट नहीं करवाना है। अगर आपने कोई घर रिनोवेट करा लिया उसमें एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। आपको एग्जम्पशन लेने के लिए या तो 1 साल पहले आपको घर खरीद लेना है, या आपने जिस दिन एसेट्स ट्रांसफ़र किया है उसके 2 साल बाद आप परचेज कर लो, या आप जिस दिन आपने एसेट्स ट्रांसफ़र किया है, जिस दिन आपने घर बेचा है उसके 3 साल तक आप जो है कोई नया घर बनवा लो, तो आपको उसकी एग्जम्पशन मिल जाती है अंडर सेक्शन 54 में। आगे इन्होंने बोला है, इफ़ द अमाउंट ऑफ द कैपिटल गेन इज ग्रेटर देन द कॉस्ट ऑफ रेजिडेंशियल हाउस ऑफ परचेज और कंस्ट्रक्ट देयर आफ्टर इन दिस सेक्शन रेफर टू एज द न्यू एसेट्स, द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन एंड द कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट्स शैल बी चार्जेज अंडर सेक्शन 45 the as the income of previous year and for the purpose of computing in respect of the new assets and any capital gain arise from the transfer within the period of 3 years its purchase or construction as the case may be the cost shall be nil।
कि अगर आपने जो कैपिटल गेन अराइज किया है, जो आपने रेजिडेंशियल हाउस बेचा है उसमें कैपिटल गेन हुआ है और वो कैपिटल गेन उससे ज़्यादा हो जा रहा है जो आपने नई एसेट्स परचेज करी हैं, जो आपने नया घर खरीदा है, उससे अगर आपका कैपिटल गेन ज़्यादा होता है तो उसके ऊपर आपको अंडर सेक्शन 45 के अकॉर्डिंग आपको इनकम टैक्स लग जाएगा। और अगर आपने उसको 3 साल के अंदर, जो आपने नया घर परचेज किया है उसको 3 साल के अंदर अगर आपने बेच देते हैं तो आपको उसके ऊपर भी पूरा का पूरा इनकम टैक्स लग जाएगा। मतलब कि जो भी आपने नया घर कोई परचेज किया तो कम से कम 3 ईयर लॉक इन पीरियड है, 3 साल के लिए लॉक इन पीरियड है। आप 3 साल के अंदर नहीं बेच सकते। आप एग्जम्पशन लिए हैं किसी रेजिडेंशियल हाउस के ऊपर तो उसको आपको 3 साल तक नहीं बेचना है। अगर आपने 3 साल तक बेच दिए तो आपको कैपिटल गेन का एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। तो ये इन्होंने बोला है कि अगर आप 3 साल के अंदर तक घर बेच देते हैं जो आपने रेजिडेंशियल हाउस परचेज किया है तो आप ये माना जाएगा कि आपने कोई रेजिडेंशियल हाउस परचेज ही नहीं किया है, आपका कॉस्ट जो है वो 0 है। इफ़ द अमाउंट ऑफ द कैपिटल गेन इज इक्वल टू और लेस देन द कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट्स, capital gain shall not be charged under section 45, and for the purpose of computing in respect of the new assets capital gain arise from the its transfer within a period of 3 years for its purchase or construction as the case may be, the cost shall be reduced by the amount of the capital gain। कि अगर आपने कोई कैपिटल गेन किया है, अगर आपका कोई कैपिटल गेन हुआ है वो या तो कम है, जो आपने नई प्रॉपर्टी ली है, नया एसेट्स परचेज किया है, उससे आपका कैपिटल गेन कम है या उसके बराबर का है तो आपको अंडर सेक्शन 45 के अंदर टैक्स नहीं लगेगा। क्योंकि आपका कॉस्ट जो है क्योंकि आपका कैपिटल गेन जो है वो कम है और न्यू एसेट्स की वैल्यू जो है, नया घर जो आपने परचेज किया है उसकी कॉस्ट ज़्यादा है, इसलिए आपको कैपिटल गेन देने की ज़रूरत नहीं है, कैपिटल गेन नहीं लगेगा। प्रोवाइडेड दैट वेयर द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन डज नॉट एक्सीड 2 करोड़ रुपीज़, द एसएससी में एट हिज ऑप्शन परचेज और कंस्ट्रक्ट 2 रेजिडेंशियल हाउस इन इंडिया। कि अगर आपका कोई कैपिटल गेन जो है 2 करोड़ से कम है, अगर आपका कैपिटल गेन 2 करोड़ से कम है तो आप इंडिया के अंदर 2 घर परचेज कर सकते हैं। और अगर आपका 2 करोड़ से ज़्यादा है तो आप एक ही घर परचेज करेंगे, 2 घर परचेज नहीं कर सकते। और ये एक बार के लिए है, ऐसा नहीं कि आपने 2 घर परचेज किया और उसको बेच करके 3 साल बाद फिर 2 घर आपने परचेज किया, ऐसा नहीं होना होगा, ऐसा नहीं होगा। आपको ये मौका एक बार ही दिया जाएगा कि आपने जो घर बेचा है उसका कैपिटल गेन अगर 2 करोड़ से कम है तो आपको इंडिया के अंदर, इंडिया के बाहर आप कोई घर खरीदेंगे तो आपको एग्जम्पशन नहीं मिलने वाला है। इंडिया के अंदर ही आपको घर परचेज करना है और 2 करोड़ से अंदर का कैपिटल गेन है तो आप 2 रेजिडेंशियल हाउस परचेज कर सकते हैं। ये फर्स्ट टाइम के लिए है, आपको बार बार ये मौका नहीं मिलेगा। आगे उन्होंने बोला है The provision of this subsection shall have effect as if the word one residential house in India, the word two residential house in India has been substituted। कि आप जो है पहले ये था कि ये घर परचेज कर सकते थे, उसको हटा करके 2 घर का इन्होंने ऑप्शन दे दिया कि अगर आपका कोई एग्जम्पशन, आपका कोई कैपिटल गेन 2 करोड़ के अंदर रहता है, 2 करोड़ तक रहता है तो आप एक घर नहीं बल्कि 2 घर आप परचेज कर सकते हैं। लेकिन वो इंडिया में होना चाहिए, इंडिया के बाहर नहीं होना चाहिए। एनी रेफरेंस इन दिस सबसेक्शन एंड सबसेक्शन 2 न्यू एसेट्स शैल बी कंस्ट्रक्टेड एज अ रेफरेंस टू द 2 रेजिडेंशियल हाउस इन इंडिया। कि या तो आप 2 घर बना सकते हैं या आप 2 घर परचेज कर सकते हैं इंडिया के अंदर, दोनों कंडीशन आपके लिए दिया गया है कि या तो आप 2 घर परचेज कर लो या आप 2 घर कंस्ट्रक्ट करा लो, 2 घर नया घर बनवा लो आप इंडिया के अंदर, तो भी आपको एग्जम्पशन मिल जाएगा। The amount of the capital gain which is not appropriate by the SSC toward the purchase of the new assets made within 1 year before the date on which the transfer of the original assets took place, or which is not utilized by the him for the purchase or construct of the new assets before the date of furnishing the return of income tax under section 39। कि अगर आपके पास कैपिटल गेन का पैसा आया है
और आप ना ही तो उस पैसे को यूज कर पा रहे हो नए घर खरीदने के लिए, और ना ही तो उस पैसे को आप यूज कर रहे हो कोई नया घर कंस्ट्रक्ट कराने के लिए, नया घर बनवाने के लिए। तो आप जो है उस पैसे को क्या करो, रिटर्न फाइल करने से पहले shall be deposited by him before furnishing the such return, such deposit being made in any case not after than the due date applicable in the case of SSC for furnishing the return of income tax under subsection 1 of section 39। कि आपने जो है, आप उस पैसे को यूज नहीं कर पा रहे हो, आप उस पैसे को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो नया घर खरीदने में, या कोई नया घर परचेज करने में, या नया घर कंस्ट्रक्ट कराने में। तो आप उसको अपनी रिटर्न भर फाइल करने से पहले, अगर आपका केस ऑडिटेड में है, अगर आपका बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट का है, तो आपके लिए 30 सितंबर लास्ट डेट होती है, आपके लिए 30/9 लास्ट डेट होती है। और अगर आपकी इंडिविजुअल है, ऑडिटेड नहीं है, तो 31 जुलाई लास्ट डेट होती है। आप जब तक उस पैसे को यूज नहीं कर पा रहे हो, कोई नया घर आप परचेज नहीं कर ले रहे हो, या नया घर आप कंस्ट्रक्ट नहीं करा पा रहे हो, तो उस कैपिटल गेन को आप हमारा कैपिटलाइजेशन स्कीम अकाउंट में आप जमा करा दो। इन एन अकाउंट इन एनी सच बैंक और इंस्टीट्यूशन एज मे बी स्पेसिफाइड in and utilized in accordance with the any scheme which the central government may be notify in the official gazette frame in the behalf of such return shall be accompanied by the proof of such deposit, and for the purpose of subsection 1 the amount if already utilized by the SSC for the purchase or construct of a new assets together with the amount so deposited shall be deemed to be the cost of new assets। कि अगर आप हमारा कैपिटलाइजेशन अकाउंट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का अकाउंट है, उस अकाउंट में आप जमा करा देते हो पैसा, तो ये मान लिया जाएगा कि आपने जो पैसा जमा किया है वो आपने न्यू एसेट्स का परचेज करने के लिए जमा किया है। तो आपको कैपिटल गेन नहीं लगेगा, आपको कैपिटल गेन नहीं देना पड़ेगा। अगर आप कैपिटलाइजेशन स्कीम अकाउंट में जमा करा देते हैं तो आपको कैपिटल गेन नहीं देना पड़ेगा। ये मान लिया जाएगा कि आपने जो पैसा जमा किया है वो आपने नया घर परचेज करने के लिए ही जमा किया है। द अमाउंट नॉट सो यूटिलाइज शैल बी चार्ज अंडर सेक्शन 45 एज द इनकम टैक्स ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच द पीरियड ऑफ 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ द ट्रांसफर ऑफ सच ओरिजिनल एसेट्स एक्सपायर्ड, एंड द एसएससी शैल बी एंटाइटल्ड टू विड्रॉ सच अमाउंट इन अकॉर्डेंस विद द स्कीम अफोरसेड। कहने का मतलब ये है कि आपने जो ओरिजिनल एसेट्स बेचा है, जो आपने घर बेचा है, उसका जो 3 साल का पीरियड है कि 3 साल में या तो आप कंस्ट्रक्शन कर लो या आप नया घर परचेज कर लो, तो उस वाले एसेट्स से 3 साल तक डेट एक्सपायर होने से पहले आपको उस पैसे का यूज कर लेना है। उस पैसे का यूज करके आप नया घर खरीद लो या नया घर कंस्ट्रक्ट कर लो। आगे उन्होंने बोला है द एसएससी शैल बी एंटाइटल्ड टू विड्रॉ द सच अमाउंट इन अकॉर्डेंस विद द स्कीम एफोर्सेड, कि आपको अगर उस अकाउंट से पैसा विड्रॉ करना है तो आप विड्रॉ कर सकते हैं। जो आपका टाइम पीरियड दिया गया है 3 साल के अंदर आप जो घर बनाओगे, उसमें से जितना पैसा आप विड्रॉ करना चाहते हैं उस घर को परचेज करने के लिए या घर को कंस्ट्रक्ट कराने के लिए, उसको आप विड्रॉ कर सकते हैं। आप एंटाइटल हो विड्रॉ करने के लिए, वो पैसा आपका ही है, आप जब चाहे विड्रॉ कर सकते हैं। अब इसके बाद जो सेक्शन 54 के अंदर जो चेंजेस किए गए हैं, वो चेंजेस किए गए हैं, अमेंडमेंट सेक्शन आया है सेक्शन 25 जो फाइनेंस बिल 2023 में आया है। फाइनेंस बजट 2023 में जो सेक्शन अमेंड किए गए हैं वो सेक्शन 25 है। सेक्शन 25 के अंदर सेक्शन 54 को अमेंड किया गया है। ये सेक्शन जो एप्लीकेबल होगा वो होगा 1/4/2024 से। ये सेक्शन अमेंडमेंट सेक्शन जो है वो जो 10 करोड़ की लिमिट दी गई है कैपिटल गेन एग्जेम्पशन लेने के लिए, वो सेक्शन आपका एप्लीकेबल हो रहा है 1 अप्रैल 2024 से। क्या बोला है, प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट वेयर द कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट्स exceed 10 crore rupees, the amount exceeding 10 crore rupees shall not be taken into account for the purpose of this subsection. After the word amount so deposit shall in word brackets and figure subject to the third proviso to subsection 1 shall be inserted. After the proviso the following shall inserted, namely provided that further
प्रोवाइडेड फर्दर दैट द कैपिटल गेन इज एक्सीड 10 करोड़ रुपीज शैल नॉट बी टेकन इनटू अकाउंट फॉर द पर्पज ऑफ दिस सब सेक्शन। है कि अगर आपका कैपिटल गेन 10 करोड़ से ज़्यादा है तो कैपिटल गेन को एग्जम्पशन लेने के लिए आप जो 10 करोड़ से ऊपर का घर आप परचेज करते हैं तो एग्जम्पशन आपको 10 करोड़ तक ही मिलेगा, 10 करोड़ से ऊपर का एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। ये इन्होंने चेंजेस बजट 2023 में चेंजेस किया गया है। जो चेंजेस वाला सेक्शन है वो सेक्शन 25 है, अमेंडमेंट सेक्शन जो है वो सेक्शन 25 है। 25 के अंदर ये चीज़ें बताई गई है कि सेक्शन 54F जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा इसमें क्या खासियत है। इस सेक्शन में खासियत ये है कि इन्होंने कहा है कि इस सेक्शन में खास बात क्या है, तो इस सेक्शन में खास बात ये है कि इन्होंने बोला है कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ सर्टेन कैपिटल एसेट्स नॉट टू बी चार्ज in case of investment in residential house है subject to the provision of subsection 4 where in the case of an SSE being a individual और HUF। ये भी एग्जम्पशन जो दिया जा रहा है इंडिविजुअल और HUF के लिए ही दिया जा रहा है। तीसरा कोई एग्जम्पशन, तीसरा किसी व्यक्ति को एग्जम्पशन नहीं मिलने वाला है। द कैपिटल गेन अराइज फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स नॉट बीइंग अ रेजिडेंशियल हाउस। ये इंपॉर्टेंट चीज है। सेक्शन 54 क्या बोलता था कि आपको घर के बदले घर परचेज करना है, आपने घर बेचा है और घर के बदले घर परचेज करना है। लेकिन सेक्शन 54F बोलता है कि आपका कोई एनी अदर एसेट्स, मतलब कि आपका कोई भी एसेट्स हो जो घर नहीं हो, घर के अलावा कोई दूसरा लॉन्ग टर्म एसेट्स आपने बेचा है, उसका एग्जम्पशन हम देंगे अंडर सेक्शन 54F में। सेक्शन 54F बोलता है कि आपने घर के अलावा कोई दूसरा कैपिटल एसेट्स बेचा है और उसका कैपिटल गेन हुआ है तो आप उसको घर में इन्वेस्ट करते हो करोगे तो हम आपको एग्जम्पशन दे देंगे। और सेक्शन 54 बोलता था कि आपको एग्जम्पशन लेने के लिए रेजिडेंशियल हाउस बेचा है आपने और रेजिडेंशियल हाउस के बदले रेजिडेंशियल हाउस ही परचेज करना है तभी आपको एग्जम्पशन मिलेगा, अदरवाइज आपको एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। लेकिन सेक्शन 54F का खासियत ये है, खास बात ये है कि इसमें बोला गया है कि आपको घर के बदले किसी दूसरे एनी अदर एसेट्स, घर के अलावा कोई दूसरा आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स होना चाहिए तो आपको एग्जम्पशन दे दिया जाएगा। इन दिस सेक्शन रेफर टू एज द ओरिजिनल एसेट्स एंड द एसएससी हैज विद इन अ पीरियड ऑफ 1 year बिफोर or 2 years after the date on which the transfer took place purchased or within a period of 3 years after the date constructed one residential house in India। यहाँ भी वही चीज़ें दी गई है जो सेक्शन 54 में दिया गया था कि आपको एग्जम्पशन लेने के लिए आपको घर के बदले घर खरीदना है, लेकिन यहाँ पे एग्जम्पशन लेने के लिए कोई दूसरा कैपिटल एसेट्स है। मान लो आपने प्लॉट बेचा है या आपने गोल्ड बेचा है जो लॉन्ग टर्म आपका था, लॉन्ग टर्म एसेट्स था, उसको आपने बेच करके घर खरीद रहे हैं इंडिया के अंदर तो आपको उसका एग्जम्पशन मिल जाएगा। लेकिन वहाँ आपको 2 घर खरीदने का परमिशन दिया जा रहा था, 2 घर खरीदने के लिए आपको बोला जा रहा था कि 2 घर आप खरीद लोगे तो भी हम एग्जम्पशन दे देंगे। यहाँ पर अदर देन रेजिडेंशियल हाउस के केस में अगर आपका कोई दूसरा लॉन्ग टर्म एसेट्स होता है उसको बेच करके आप रेजिडेंशियल हाउस परचेज करते हैं तो आपको एक घर की ही परमिशन दी जाएगी। एक घर या तो आप खरीद लो परचेज जिस दिन आपने एसेट्स ट्रांसफ़र किया है उससे 1 साल पहले, या जिस दिन आपने एसेट्स ट्रांसफ़र किया है उसके 2 साल बाद, या आप कंस्ट्रक्ट भी करा सकते हो जिस दिन एसेट्स आपने ट्रांसफ़र किया है उसके 3 साल बाद तक। तो ये चीज़ें दोनों में सेम दी गई है, बस फ़र्क इतना है कि उसमें आप 2 घर परचेज कर सकते थे, उसमें 2 ऑप्शन दिया हुआ था 2 घर परचेज करने के लिए, और इसमें 1 घर परचेज करने के लिए ही ऑप्शन दिया गया है। इसके अलावा सेक्शन 54A में भी सेम कंडीशन है जो कंडीशन सेक्शन 54 में दी गई है। सारी कंडीशन वही है कि आपको 1 साल के अंदर या ट्रांसफ़र किया तो आप 1 साल के अंदर जिस दिन आपने ट्रांसफ़र किया एसेट्स उसके 1 साल के अंदर या तो घर परचेज कर लो या 2 साल बाद परचेज कर लो जिस दिन आपने ट्रांसफ़र किया एसेट्स उसके 3 साल तक आप कोई कंस्ट्रक्ट करा लो। सारी कंडीशन वही है। लॉक इन पीरियड भी इसमें भी 3 साल है, उसमें भी 3 साल का लॉक इन पीरियड था। इसके अलावा जो उस सेक्शन 54 में बताया गया था कि आप अगर पैसा यूज नहीं कर पा रहे हो, कैपिटल गेन का पैसा यूज नहीं कर पा रहे हो
तो आप कैपिटलाइजेशन अकाउंट स्कीम में डिपॉजिट कर दो। सेम कंडीशन इसमें भी दिया गया है, तो वो कंडीशन इसमें भी दिया गया है। सेक्शन 54 में कंडीशन दिए गए थे कि आप 2 साल के बाद, जिस दिन आपने एसेट्स ट्रांसफ़र किया है उसके 2 साल के बाद तक आप कोई नया घर परचेज कर लो, या 3 साल के अंदर आप कंस्ट्रक्ट करा लो। सेम चीज़ वही दी गई है सेक्शन 54F में, सारी कंडीशन सेम है। अगर आप जो है पैसा यूज नहीं कर पा रहे हो तो आप उसको कैपिटलाइजेशन गेन अकाउंट स्कीम में डिपॉजिट कर दो। वो भी सेम चीज़ें सेक्शन 54F में भी एप्लीकेबल होता है। इसके बाद जो आप पैसा यूज नहीं कर पा रहे हो तो आप उसको अपनी रिटर्न फाइल करने से पहले इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करने से पहले आप उस पैसे को कैपिटलाइजेशन अकाउंट स्कीम में डिपॉजिट कर दो। जो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू नोटिफाइड किया गया है उस अकाउंट में आप उस पैसे को डिपॉजिट कर दो, तो आपको माना जाएगा कि आपने ये पैसा डिपॉजिट किया है कि न्यू घर परचेज करने के लिए या कोई नया घर कंस्ट्रक्ट कराने के लिए ही ये पैसा आपने इस स्कीम में जमा किया है। ये सारी कंडीशन दोनों सेक्शन की सेम ही है, बस कुछ कुछ चीज़ें ही डिफरेंट है। इसके बाद जो चेंजेस किया गया है अमेंडमेंट एक्ट में, जो फाइनेंस एक्ट 2023 में चेंजेस किया गया है सेक्शन 54F को, वो अमेंडमेंट एक्ट सेक्शन 30 है जिस सेक्शन में चेंज किया गया है। इसमें भी बोला गया है कि आपका जो है इन्वेस्टमेंट करते हो 10 करोड़ से ज़्यादा, कैपिटल गेन का एग्जेम्पशन लेने के लिए अगर आप 10 करोड़ से ज़्यादा का एग्जेम्पशन करते हो तो आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। 10 करोड़ से ऊपर की वैल्यू जो होगी उसके ऊपर एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। ये चीज़ें इसमें भी चेंज किया गया है कि आपकी वैल्यू 10 करोड़ से कम ही होनी चाहिए। 10 करोड़ से ज़्यादा हो जाएगी आपकी वैल्यू तो आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ये सेम चेंजेस हैं दोनों सेक्शन में। इसके अलावा एक खासियत क्या है, इसके अलावा खास चेंजेस क्या है, जो सेक्शन 54 और 54F में जो चेंजेस है, सेक्शन 54 एंड 54F में जो डिफरेंट है वो एग्जेम्पशन लिमिट कैलकुलेशन का डिफरेंट है, कैलकुलेशन में अंतर है। सेक्शन 54 क्या बोलता है कि आपने जो कैपिटल एसेट्स जो सेल किया है तो आपकी कंसिडरेशन वैल्यू अगर 25 लाख है, सेक्शन 54 बोलता है कि आपकी कंसिडरेशन वैल्यू है, नेट कंसिडरेशन जो है 25 लाख का है, आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है 15 लाख का है, आपका कैपिटल गेन जो हुआ, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो हुआ 10 लाख का हुआ। तो आप 10 लाख का अगर कोई नया एसेट्स परचेज कर लेते हो, नया घर परचेज कर लेते हो, तो आपको एग्जम्पशन पूरा का पूरा मिल जाता है। ये सेक्शन 54 में बोला गया है कि आपका जितना कैपिटल गेन हुआ उतने का अगर आपने दूसरा एसेट्स परचेज कर लेते हैं, दूसरा घर परचेज कर लेते हैं, या दूसरा घर जो है कंस्ट्रक्ट करा लेते हैं, नया घर बनवा लेते हैं, तो आपको पूरा का पूरा एग्जम्पशन मिल जाएगा। लेकिन जो सेक्शन 54F में कैलकुलेशन है एग्जम्पशन के लिए, कैपिटल गेन एग्जम्पशन के लिए जो कैलकुलेशन है वो कुछ अलग तरीके से किया गया है, वो कुछ अलग है। वो क्या है, अगर आपका नेट कंसिडरेशन जो है, सेल्स कंसिडरेशन वैल्यू 25 लाख है और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 15 लाख है, और आपका जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो हुआ है वो 10 लाख का हुआ है, और अगर आपने कोई 10 लाख का आप कोई नया घर परचेज करते हैं तो सेक्शन 54 में तो पूरा का पूरा एग्जम्पशन मिल गया था आपको, लेकिन यहाँ पर कैलकुलेशन करने का कुछ तरीका अलग है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला इसका ये है कि आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के निकालने के लिए इसका फॉर्मूला कुछ अलग है। तो इसमें है न्यू हाउस परचेज इनटू लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो आपका कैपिटल गेन हुआ है, डिवाइडेड बाय सेल्स कंसिडरेशन जिसमें जितने में आपने घर बेचा है। तो हमारा न्यू घर कितने का है, 10 लाख का, लॉन्ग कैपिटल गेन कितना हुआ है, 10 लाख का, जो यहाँ पे 10 लाख हमारा कैपिटल गेन हुआ है। इसके बाद हमने जो घर बेचा है उसकी वैल्यू कितनी है, नेट कंसिडरेशन 25 लाख है। तो ये निकल के आता है 4 लाख आपका एग्जम्पशन। जो आपने 10 लाख में आपने घर खरीदा है न्यू घर, और आपका जो 10 लाख का कैपिटल गेन हुआ है, तो आपको पूरा का पूरा 10 लाख नहीं मिलेगा, आपको यहाँ 4 लाख का ही एग्जम्पशन मिलेगा। आपको 6 लाख के ऊपर आपको इनकम टैक्स लग जाएगा, आपको 6 लाख के ऊपर टैक्स लग जाएगा। ये कैलकुलेशन है सेक्शन 54F के लिए। तो सेक्शन 54 में बोला गया था कि जितना आपका कैपिटल गेन हुआ, अगर उतने का कोई नया घर परचेज कर लेते हैं, उतने का कोई नया एसेट्स परचेज कर लेते हैं या कंस्ट्रक्ट करा लेते हैं, तो आपको एग्जम्पशन पूरा का पूरा मिल जाएगा।
लेकिन यहाँ वैसा नहीं है, सेक्शन 54 में वैसा नहीं है। आपको इस फॉर्मूले के ऊपर सेट करना पड़ेगा, इस फॉर्मूले के ऊपर आपको फिगर मिलाना पड़ेगा, वो आपका एग्जाम्पशन मिलेगा आपको इस सेक्शन में, सेक्शन 54F में। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको सेक्शन 54 एंड 54 अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।